प्रोजेक्ट लाइव। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को। पुलेंदर जी कह रहे हैं पहले हिंदी बोल दिया करें सर। ठीक है भाई, हिंदी बोल दिया करेंगे। ये इतना पेशेंस रखो भाई, इंग्लिश के बाद हिंदी तो बोलते ही हैं जब लिखवाते हैं कोई चीज। इतना पेशेंस रख लोगे तो बढ़िया बात है। कुछ बच्चों के नाम पढ़ देते हैं। वेद कह रहे हैं आई लव गुरु। अच्छा, रिंकू, अनिल, अनिल, विनोद, विवेक, राघव, राज, काशीनाथ, काशीनाथ एकड़ा काशीनाथ नाम कभी हमारे साथ। राहुल, ज्योति, सौरभ, चंदन, आकाश, मनु। काशीनाथ सुन के वो याद नहीं आ रहा था मूवी घातक। कल सर, कल इतना ट्वीट पर ट्वीट करेंगे कि ट्विटर धुआं दे देगा। अरे वाह, क्या बात है। तो भाई सब बच्चे, आपको पता ही होगा आजकल एक मुहिम चल रही है। आप बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे कहते हैं भाई टीचर अपना पेड बैच तो अनाउंस करने आ जाते हैं, अपना उसका डेमो लेने तो आ जाते हैं पेड बैच का, लेकिन बच्चों के लिए क्या। तो कल से सभी टीचर, आपको पता ही है, बिल्कुल एकदम से योद्धाओं की तरह मैदान में कूद पड़े हैं। तो आप सभी को पता ही, एक हैशटैग हमें हर जगह चलाना है। किसी भी नेता अभिनेता के, चाहे यूट्यूब की वीडियो हो उसकी, चाहे फेसबुक की हो, हैशटैग स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स। यस, सभी को पता है, बहुत बढ़िया। तो ये सभी आप जानते ही हैं। और दूसरी चीज़ें इससे ज़्यादा बस आपने बाकी कल वीडियो देख ही ली है, तो ज़्यादा इसके बारे में बात करना आप टाइम खराब करने वाली बात है। ठीक है, तो मैं एक बार पूछ लेता हूँ, को मैंने पिछली क्लास में कहाँ तक पढ़ा दिया था, अगर मुझे याद आ रहा हो। एक सेकंड में एक बार वीडियो देख लेता हूँ। तो वही बात, वो आपके लिए है, उसमें कोई टीचर कोई फायदा नहीं है। टीचरों को तो चल ही रहा अपना भैया धंधा। अब तुम्हारा भी धंधा बढ़े चले, तुम्हारी भी नौकरी लगे, वो ज़्यादा बड़ी बात है। ठीक है, तो एक बार मैं देख लेता हूँ। लास्ट मैंने दोनों की आवृत्तियां सेम होती हैं। इलास्टिक, इलास्टिक, ओके ठीक है, चला गया। ठीक है, ठीक है, ओके। चलो अब लिखेंगे बच्चे हम, एक तरफ लिखेंगे इंटरफेरेंस, व्यतिकरण, इंटरफेरेंस, व्यतिकरण। एक बच्चे डिफ्रैक्शन, विवर्तन, डिफ्रैक्शन, विवर्तन। अच्छा, इनकी डेफिनेशन भी हमें देखनी है, क्योंकि इसके डेफिनेशन से सीजल 17 में क्वेश्चन भी आया हुआ है। इसके डेफिनेशन भी हम देखेंगे, इससे हम न्यूमेरिकल भी करेंगे इससे। ठीक है, और इनकी कंडीशंस वगैरह भी हम चेक करेंगे। उससे पहले आप ये देख लो कि इंटरफेरेंस जो घटना है, इंटरफेरेंस के डेफिनेशन क्या भी हम लिखवाऊंगा कुछ देर में। और जो डिफ्रैक्शन है, इसमें अगर आप ध्यान दो, ये हमारा आंसर कब बनेगा, किस किस एग्जाम्पल का आंसर इंटरफेरेंस है और किस किस एग्जाम्पल का आंसर डिफ्रैक्शन है, पहले मैं आपको बता देता हूं। पहले तो सुन लेंगे एक बार। इससे एक बड़ा फेमस क्वेश्चन आता है, इंटरफेरेंस है, उस पर ध्यान देना आप। देखो इंपोर्टेंट है इसके एग्जाम्पल, इसके भी एग्जाम्पल इंपोर्टेंट है। देखो बच्चे, बारिश हुई और बारिश के बाद आप सड़क पर निकल गए। ठीक है, आप रोड पे निकल गए, सड़क पे निकल गए, तो आपने देखा होगा जगह जगह आपको तेल के धब्बे से दिखाई देते हैं। नीले, लाल, पीले धब्बे से दिखाई देंगे। कहीं नीला रंग से घूम रहा है, कहीं हरा घूम रहा है, कहीं लाल घूम रहा है। तो क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर कि सड़क पर फैले तेल में या पानी के ऊपर अगर आप तेल फैला दो, उस तेल के अंदर में कलरफुल पैटर्न दिखते हैं। आपने देखा होगा ना, कभी डीजल पेट्रोल चलती हुई पानी में नाली के अंदर बह जाए तो उसके अंदर वो तार ऐसे रंग बिरंगे ऐसे वो धब्बे से दिखते हैं। तो तेल की बूंदों में जो आपको कलरफुल धब्बे से दिखते हैं, जो तेल के अंदर कलरफुल पैटर्न दिखता है, उसका रीजन क्या है, वो किस घटना पे काम करता है। आप बोलेंगे इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस का फर्स्ट एग्जांपल लिखेंगे, कलर्स इन ऑयल ड्रॉपलेट्स। फुलिंदर भाई आप लिखेंगे तेल की बूंदों में रंगों का दिखाई देना। कलर्स इन ऑयल ड्रॉपलेट्स, तेल की बूंदों में रंगों का दिखाई देना। सेकंड लिखेंगे कलर्स इन पीकॉक फेदर्स, मोर के पंखों में रंगों का चमकना। मोर के पंखों में रंगों का चमकना। अच्छा, मोर की जगह कबूतर आ जाए कि कबूतर के रंग रंग बिरंगे क्यों होते हैं, मोर के या चिड़िया के, किसी पक्षी के, तो आंसर यही है इंटरफेरेंस। कलर्स इन पिकॉक फेदर्स, मोर के पंखों में रंगों का चमकना। पेपर में आता है इसमें तीसरे वाला एग्जाम्पल, कलर्स इन सोप बबल्स। कलर्स इन सोप बबल्स, साबुन के पानी के बुलबुलों में, साबुन के पानी के बुलबुलों में
रंगों का दिखना, साबुन के पानी के बुलबुलों में रंगों का दिखना। अगर आपने ध्यान दिया हो कभी बचपन में, क्या हुआ आपने बचपन में सरफ लिया होगा या साबुन घोल ली होगी और उससे आपने से फूंक मारी होगी पाइप से, तो आपने देखा होगा बहुत ही रंग बिरंगे ऐसे ना वो बबल से बनते हैं। तो साबुन के पानी के बुलबुलों में जो कलरफुल पैटर्न दिखते हैं आपको, उसका रीजन क्या है? इंटरफेरेंस। इसमें तीसरे वाला एग्जाम्पल पेपर में आता है। इधर लिखेंगे डिफ्रैक्शन में कलर्स इन सीडी एंड डीवीडी। सीडी पता ना आपको, बचपन में जब वो सीडी आती थी ना, वो गाने सुनते थे, वो गोल गोल प्लेट सी, तो सीडी डीवीडी। तो उसने आपको प्लेट को, अपने सीडी की प्लेट को कभी बल्ब के सामने, लाइट के सामने ऐसे करना, तो उसके ऊपर जब लाइट गिरती है ना तो बहुत ही कलरफुल सा ऐसा दिखता है आपको, उसके अंदर रंग से ऐसे घूमते हुए दिखाई देंगे। सीडी के ऊपर आपको भी लाइट डाल के देखना, तो सीडी और डीवीडी में रंगों का दिखना। ठीक है। अरे बच्चा कह रहा हिंदी भी, अरे भाई हिंदी में तुम्हें हिंदी सुना नहीं है? साबुन के पानी के बुलबुलों में रंगों का दिखना, मोर के पंखों में रंगों का दिखना, तेल की बूंदों में रंगों का दिखाई देना, सब तो मैंने लिखा है, बोला है। बच्चा कह रहा सर हमारी फर्स्ट डे, उम्मीद कर रहा हूँ आपने पहली क्लास देख ली होंगी, काफी क्लास में ले चुका हूँ। इसमें डिफ्रैक्शन में सीडी और डीवीडी ऐसे लिखना है, सीडी और डीवीडी में रंगों का दिखाई देना। ठीक है। अगला लिखेंगे कलर्स इन होलोग्राम। कलर्स इन होलोग्राम, होलोग्राम में रंगों का दिखाई देना, होलोग्राम में रंगों का दिखाई देना। अच्छा, होलोग्राम समझ रहे हो आप कभी मोबाइल की बैटरी देखना, उस बैटरी के ऊपर एक स्टिकर चिपका हुआ होता है, तो उसे बोलते हैं होलोग्राम। उसे आप ऐसे करेंगे ना लाइट में, तो उसके अंदर ना कुछ पैटर्न से दिखाई देते हैं हमें। तो या फिर आपने कभी कोई बुक खरीदी हो, उस बुक पे भी लिखा होता है कृपया इस प्रकाशन की पुस्तक खरीदने से पहले होलोग्राम जरूर देखें। तो होलोग्राम में एक स्टिकर टाइप का छोटी सी चिट होती है, जैसे कि बैटरी पे लगी होती है या एमडीएच मसाले पे लगी है या किसी किताब पे लगी है। तो जो स्टिकर होता है जिसके अंदर लाइट में देखने पर कलरफुल पैटर्न दिखता है, उसे बोलते हैं डिफ्रैक्शन। तो सीडी में रंगों का दिखना, सीडी डीवीडी में, सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क, और होलोग्राम में रंगों का दिखाई देना डिफ्रैक्शन विवर्तन पे करता है। इंटरफेरेंस के 3 एग्जांपल मैंने यहां लिखे। अब मुझे एक बताओ, इस चैप्टर के अंदर मैंने आपको इतने एग्जांपल बता दिए हैं, यही तो क्वेश्चन आते हैं पेपर में। देखो मैंने कितने एग्जांपल बताए, आपको हर क्वेश्चन का आंसर पता है। पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि आकाश नीला क्यों दिखता है, आकाश ब्लू क्यों दिखता है, पिछली क्लास में पढ़ा, उसका रीजन है रेले स्कैटरिंग, रेले प्रकीर्णन। रेले ने बताया हमें कि जिस रंग की वेवलेंथ कम है उसकी स्कैटरिंग ज्यादा होगी, वो रंग ज्यादा बिखरेगा, तो स्काई में ब्लू कलर ज्यादा स्कैटर बिखरता है इसलिए। एक मैंने आपको बताया था कि पानी की बाल्टी कम गहरी क्यों दिखती है, उसका मैंने आपको आंसर बताया था रिफ्रैक्शन अपवर्तन। मेरे क्वेश्चन बोलते दिमाग में आंसर आना चाहिए आपके। एक क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था कि तारों का टिमटिमाना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, तो उसका आंसर भी क्या था? रिफ्रैक्शन अपवर्तन। एक मैंने आपको पढ़ाया था कि हीरे का चमकना, डायमंड का चमकना, तो आंसर क्या था उसका? TIR था। ठीक है, उसका मैंने आपको बताया था TIR पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कोई आपसे पूछ ले कि मिराज मृग मरीचिका का बनना, उसका आंसर भी क्या बताया था? TIR होगा। कोई आपसे पूछ ले कि इंद्रधनुष के बनने की वजह क्या है, तो मैंने कहा था डिस्पर्जन, TIR और रिफ्रैक्शन। वर्ण विक्षेपण, पूर्णांतरिक परावर्तन और अपवर्तन। उसके अलावा कोई पूछ ले कि साबुन के पानी के बुलबुलों का रंग बिरंगा दिखना, आप बोलेंगे इंटरफ्रेंस। कोई बोल दे कि होलोग्राम में रंगों का दिखना, आप बोलेंगे डिफ्रैक्शन। इतने एग्जाम्पल जितने भी बनते हैं इस चैप्टर में, वो मैंने आपको सारे बता दिए हैं। समझ रहे हो? दोबारा सुन लो कैसे कैसे एग्जाम्पल आते हैं इस चैप्टर से। आकाश नीला क्यों दिखता है, तारे टिमटिमाते क्यों हैं, हीरे चमकते क्यों हैं, मिराज क्यों बनता है, पानी की बाल्टी कम गहरी क्यों दिखती है, सूरज सुबह शाम को लाल क्यों दिखता है, साबुन के पानी के बुलबुले रंग बिरंगे क्यों दिखाई देते हैं, पक्षियों के पंख रंग बिरंगे दिख रहे हैं तो वजह क्या है उसकी, सीढ़ी में रंग दिखने की वजह क्या है, इंद्रधनुष की वजह क्या है। और आपसे कोई पूछ ले कि ऑप्टिकल फाइबर प्रकाशिक तंतु किस पे काम करता है, तो उम्मीद कर रहा हूं जितने एग्जाम्पल मैंने बोले होंगे वो सारे के सारे आपको ध्यान होंगे। अगर आपने सारी क्लासेज ली हैं, सबके आंसर आपको पता था। अब इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे। और भाई फुलेंदर ज्यादा नेता मत बनो, मैंने आपसे कह दिया कि डेफिनेशन बताऊंगा तो थोड़ा सब्र करो, अभी मैं कुछ ही बता रहा हूं। ठीक है, तो जितने मैंने आपको एग्जाम्पल बताए, कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्हें लगभग सब एग्जाम्पल के आंसर आते थे, ईमानदारी से बताना। अब मैं आपको इनकी डेफिनेशन बता देता हूं। मुझे आई ऑल्सो सर, सब तो नहीं आते, कुछ कुछ, कोई नहीं, सारी क्लास देखना सब आ जाएंगे आपको। ये क्वेश्चन जो मैंने आपको बोले ना, अभी पता क्यों बोला मैंने, स्पेशल क्यों पूछा आपसे,
क्योंकि ज़्यादातर जैसे ना ये हर पेपर के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, सीडीएस के लिए भी, रेलवे के लिए भी, पीसीएस के लिए भी, कांस्टेबल के पेपर के लिए भी, एसआई के एग्जाम के लिए भी, हर पेपर के लिए ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी न्यूमेरिकल वाला पार्ट तो जो आपको पता है कि वो केवल एनटीपीसी में दिखेगा, आपको सीडीएस सीएपीएफ में दिख सकता है, हरियाणा वाले पेपर में आ जाते हैं, कई बार वो पूछ लेते हैं, तो उनमें किसी गिने चुने पेपर में, लेकिन जो कॉन्सेप्चुअल पेपर है वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो इंटरफेरेंस पाते हैं हम, देखो ये क्या है। जैसे बच्चे अपने पास में कि वेव तरंग है और आपको पता है कि किसी भी वेव का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये है किसी भी तरंग का, तो इस वेव का ये पीक तक की जो दूरी है ना, ये है इसका एम्पलीट्यूड, आयाम। ऐसा समझ लो, अभी समझाने के लिए बता रहा हूं। एक शांत पानी है, बिल्कुल शांत जल, बिल्कुल शांत वाटर, बिल्कुल शांत है, बिल्कुल एक लाइन में। ये तालाब है, पौंड है, इसका पानी बिल्कुल शांत है। आपने इसके अंदर एक पत्थर फेंक दिया तो पानी ऊपर नीचे उठने लगेगा। तो अपनी मीन पोजीशन से, अपनी माध्य अवस्था से ये पानी कितना ऊपर तक उठा, कि 3 सेंटीमीटर ऊपर गया कि 4 गया कि 5 गया, वो उसका एम्पलीट्यूड होता है, आयाम। तो मैं वहां से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किसी वेव में आपको जो दिख रहा है ना, ये पीक तक की जो दूरी दिख रही है, एम्पलीट्यूड आयाम है। इसे नॉर्मली समझने के लिए क्या करेंगे हम? नहीं राकेश, उसका आंसर डिफ्रैक्शन है। नॉर्मली हम क्या करेंगे कि जैसे मैंने कहा समझने के लिए कि आपने तालाब में पानी फेंका, तो तालाब में पानी फेंकते उसके अंदर एक वेव पैदा होती है, तरंग पैदा होती है। तो कितना पानी ऊपर जा रहा है, कितना नीचे आ रहा है, वो बच्चे उसका होता है एम्पलीट्यूड आयाम। ठीक है, तो मीन पोजिशन से कितना ऊपर या कितना नीचे, ये क्या बच्चे उसका एम्पलीट्यूड आयाम है। ठीक है, ऊपर वाला एम्पलीट्यूड, नीचे वाला एम्पलीट्यूड ही है, कितना ऊपर या कितना नीचे गए आप। अच्छा, एक बच्चे मेरे पास वेव ये है, एक तरंग मेरे पास और है, तो इसका मैं एम्पलीट्यूड कुछ और ले लेता हूं। मान लो मैंने इसका आयाम ले लिया एम्पलीट्यूड A2, इसका एम्पलीट्यूड A1, इसका A2, यानी कि 2 वेव है, एक का एम्पलीट्यूड ज्यादा है, एक का कम है, कुल मिला के बात ये है। अब एक चीज देखना, एक वेव बच्चे चल रही थी, एक वेव जा रही थी, एक वेव इसके पीछे आई और इसके ऊपर चढ़ गई पहले वाली वेव के, यानी सुपर इम्पोज हो गई, अध्यारोपित हो गई। या एक वेव इधर से आ रही थी और एक इधर से आई, तो आपस में सुपर इम्पोज हो गई। तो 2 वेव का, 2 तरंगों का एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाना, सुपर पोजिशन ऑफ 2 वेव्स, 2 वेव का सुपर पोज कर जाना, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाना, चाहे तो सेम डायरेक्शन में भी हो सकता है काम, अपोजिट में भी, इसे हम बोलते हैं इंटरफेरेंस। इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको अलग तरीके से बता देता हूं, क्योंकि लाइट से समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि भाई लाइट तो आपको कोई दिखती तो है नहीं, लाइट चीजों को दिखाती है, लाइट खुद नहीं दिखती, चीजों को दिखाएगी। तो उसके लिए एक एग्जाम्पल आप ऐसे समझ लो, जैसे आपने तालाब में पत्थर फेंका, टक, तालाब के अंदर एक तरंग बनी, वेव बनी, उसके पीछे पीछे एक बड़ी वाली ईंट डाल दो, भड़ाक, अब एक वेव बन रही थी, आपने एक ईंट और डाल दी, एक पत्थर और डाल दिया, एक वेव और बनी, तो आपने देखा कि एक वेव चल रही थी और एक पत्थर आपने और फेंका, एक वेव पीछे पीछे भी आ रही है, तो दोनों वेव एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो जाएंगी। ठीक है, क्या लिखा है बच्चे ने? सर प्रकाश का अपवर्तन कोण 90 डिग्री है, अपवर्तन के बाद कोण 30 डिग्री हो तो माध्यम का अपवर्तनांक सूचक है। एक तो आपने बच्चे ऑप्शन गलत लिख रखे हैं, सारे ऑप्शन गलत हैं। अपवर्तनांक सूचक जो होता है ना, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसकी कोई यूनिट नहीं होती, तो गलत है आपका ये, आपने कुछ ये गलत लिखा है, 0.4 डी, ये DV पता नहीं कहां से लिखे आपने, क्योंकि माध्यम का अपवर्तनांक सूचक गलत। अच्छा देखो, दोबारा क्वेश्चन को सही लिखो, सही भेजो क्वेश्चन। अब अच्छा मेरे पास एक वेव थी, ठीक है, आज खत्म करेंगे इसे हम, लाइट वाले पार्ट को। एक ही वेव चल रही है, मैंने एक पत्थर फेंका, एक वेव पीछे चढ़ी, तो एक वेव चल रही थी, उसके ऊपर एक और चढ़ गई, तो क्या हो गया? सेम डायरेक्शन में 2 वेव आपस में क्या हो गई? अध्यारोपित हो गई। अब देखो विपरीत में कैसे, मान लो कि ऐसे लाइट से समझाना मुश्किल है, मैं ऐसे अलग से एग्जाम्पल ले रहा हूं। आप एक रस्सी लो, उसका एक सिरा बांध दो दीवार में, एक ले लो अपने हाथ में, झटका मारो, उसमें एक वेव बनी, वेव चली, तो जैसे जहां पे दीवार पर रस्सी बंधी है वहां पर टकरा के वापस आएगी वो वेव। तो इधर से वेव चल रही है, जो टकरा के उधर से वापस आएंगी, तो वो भी आपस में सुपर इम्पोज करेंगी, पर वो करेंगे विपरीत दिशा में, समझ रहे हो भाई? रस्सी का एक सिरा दीवार में बांधा, आंखें बंद करके फील करो, झटका दिया, वेव गई, टकराई टक से और फिर वापस आई, तो इधर से लगातार वेव चल रही है और उधर से वापस आ रही है टकरा टकरा के, तो वो आपस में अध्यारोपित हुई। तो 2 वेव का सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में सुपर पोजिशन करना, अध्यारोपित होना, उसे हम बोलते हैं इंटरफेरेंस। तो उसकी हम डेफिनेशन लिखेंगे। बस शर्त यह है कि जो दोनों वेव है ना,
इनकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ जो भी आप कहना चाहो वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यानी कि अगर दो वेव की फ्रीक्वेंसी सेम है और वो एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाए, वो सुपरपोजिशन कर लें, तो इसे हम बोलते हैं इंटरफेरेंस। तो लिखेंगे, पहले इसका डेफिनेशन लिख लो, हल्का सा आपको समझ में आने लगेगा। सुपरपोजिशन ऑफ two waves of same frequency is called superposition of two waves of same frequency is called interference। हिंदी में बोलेंगे, समान आवर्ती की दो तरंगों का एक दूसरे पर अध्यारोपित होना। समान आवर्ती की दो तरंगों का एक दूसरे पर अध्यारोपित होना व्यतिकरण कहलाता है। समान आवर्ती की दो तरंगों का एक दूसरे पर अध्यारोपित होना व्यतिकरण कहलाता है। ठीक है, तो इसमें कंडीशन क्या बच्चे, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, आवर्ती क्या होनी चाहिए, सेम। तो सेम फ्रीक्वेंसी की दो वेव अगर अध्यारोपित करेंगी तो इंटरफेरेंस होगा। अब यहाँ पे देखो बच्चे, सुपरपोजिशन दो तरीके से हो सकता है, तो सेम डायरेक्शन में, अपोजिट में। अगर वो सेम डायरेक्शन में है, केस फर्स्ट, अगर सेम डायरेक्शन है, सेम दिशा है, सेम डायरेक्शन, तो बच्चे जैसे मान लो कि एक वेव ये है, एक वेव ये है, इसका आयाम एम्पलीट्यूड A1 है, इसका आयाम A2 है। अगर ये सेम डायरेक्शन में अध्यारोपित होंगी तो इन दोनों का जो परिणामी आयाम बनेगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा। और रिजल्टेंट बच्चे एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम, और वो क्या आएगा, इन दोनों का सम। यानी अगर मैं आपसे कह दूं कि दो वेव अगर सेम डायरेक्शन में अध्यारोपित होंगी तो क्या होगा, अगर एक का एम्पलीट्यूड 3 मीटर, एक का 2 है, तो जो रिजल्टेंट वेव बनेगी ना, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो बच्चे कितना होगा, 5 होगा। 3 और 2 5। यानी कि अब जो रिजल्टेंट जो होगी, एक ये वेव ये थी, एक ये थी, इस वेव के ऊपर मान लो ये वाली अध्यारोपित हो गई, तो जो फाइनल वेव बनेगी उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, दोनों का सम। लेकिन बच्चे केस सेकंड क्या है अपने पास में, अगर ये दोनों वेव अपोजिट डायरेक्शन में अध्यारोपित हों, सुपरपोजिशन करें अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में। मैं इसका क्वेश्चन पूछूंगा तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी पेपर में कैसे क्वेश्चन आएगा। तो मान लो कि एक वेव तो ये है आपकी, एक वेव ये लिया आपने, इसका एम्पलीट्यूड आयाम है A1, और एक वेव बच्चे मान लो कि आपकी ये है। ठीक है, तो मान लिया कि इसका एम्पलीट्यूड कितना बच्चे, इसका एम्पलीट्यूड मान लो कि A2 है। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में सुपर इम्पोज करेंगी, विपरीत दिशा में अगर ये अध्यारोपित होंगी तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा वो आएगा मिनिमम, और वो क्या होगा, दोनों का डिफरेंस। अगर ये 3 मीटर है, 2 मीटर, तो कितना बचेगा उसका, 1 मीटर बचेगा। तो पेपर में बहुत ही कई बार तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन आता है, वो कह देता है कि दो वेव हैं और उनके एम्पलीट्यूड 3 और 4 मीटर हैं, अगर वो सेम डायरेक्शन में सुपर पोजिशन करें तो रिजल्टेंट कितना होगा, 7, और अपोजिट में करेंगे तो बच्चे कितना होगा, आप बोल देंगे 1। अपोजिट में 3 है, एक 4 है, तो 7 हो गया, और वहां पे अपोजिट में कितना हो जाएगा, 3 में से 3 और 4 का डिफरेंस आएगा तो 1। कई बार बच्चे क्या करते हैं, 3 और 4 जो होता है ना, उसका वो लेके पाइथागोरस थ्योरम से 5 बोल देते हैं। उन्हें लगता है कि भाई 3 और 4 जब भी रहता है तो मैथ पढ़ते ही आप SSC वाले ट्रिपलेट सोच के 5 बोल देते हैं। तो याद रखना कि दो वे अगर सेम डायरेक्शन में अगर वो अध्यारोपित होंगी तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड दोनों का सम आएगा। अगर विपरीत दिशा में अध्यारोपित होंगी तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या आएगा, दोनों का डिफरेंस आएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। मैं यहाँ से क्वेश्चन कराता हूं आपको, तो शायद आपको ज्यादा बढ़िया समझ में आए। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, लिख लिया सभी ने? एक क्वेश्चन है, एक बच्चे ने क्वेश्चन भेजा है, एक वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो जगदीश U की वैल्यू होगी -12। इसका प्रतिबिंब इसके ध्रुव से 8 सेंटीमीटर पर उसी ओर बनता है, तो उसी ओर बन रहा है तो V की वैल्यू होगी -8 सेंटीमीटर। फोकसांतर की गणना कीजिए, यानी फोकल दूरी होगा शायद ये। सब प्लीज इग्नोर मत करना, बहुत डाउट है। लेकिन ये डाउट जो आपका है बच्चे प्लेन में, ये है कनकेव मिरर का। तो एक बार प्लीज आप पहले मिरर जब हम चैप्टर कर लेंगे, ये क्वेश्चन आपको चुटकियों का लगेगा, बच्चे वाला लगेगा। ठीक है, तो इसलिए कुछ नहीं है इसमें। आई बात समझ में?
अब मैं क्वेश्चन देता हूं, ये क्वेश्चन आप करो। इसे लिख लेना, ये सब आपके नोट्स में बने हुए हैं जहां तक मुझे उम्मीद है। क्वेश्चन करना, ये 2 क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन आपको देखने हैं, इन पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपकी बात बन जाएगी। हिंदी में बोल दूंगा मैं, पहले इंग्लिश वाले देखेंगे। 2 waves, थोड़ा साफ साफ लिख रहा हूं मैं, 2 waves of same frequency, 2 waves of same frequency, 2 waves of same frequency, of same frequency have amplitudes, have amplitudes in the ratio, have amplitudes in the ratio 2:1. 2 waves of same frequency have amplitudes in the ratio 2:1. Find ratio of the maximum and minimum. Find ratio of the maximum and minimum amplitudes and intensities. यानी उसने आपको फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड का रेशियो दे दिया, तो आपको मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड का रेशियो निकालना है और इंटेंसिटी का भी। फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम मिनिमम एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटीज इन द रीजन ऑफ इंटरफेरेंस। हिंदी में लिखेंगे, हिंदी लिखो, आराम से मैं टाइम दूंगा क्वेश्चन करने का। पेन हाथ में होना चाहिए भाई। देखो, साइंस की क्लास ले रहा, आप हिस्ट्री पॉलिटिकल ले रहे हैं। लिखेंगे समान आवर्ती की दो तरंगों के आयामों का अनुपात, समान आवर्ती की 2 तरंगों के आयामों का अनुपात, समान आवर्ती की 2 तरंगों के आयामों का अनुपात का अनुपात 2:1 है। 2:1 है। अधिकतम और न्यूनतम आयामों तथा तीव्रताओं का अनुपात, अधिकतम और न्यूनतम आयामों और तीव्रताओं का अनुपात व्यतिकरण के क्षेत्र में ज्ञात कीजिए। अधिकतम और न्यूनतम आयामों और तीव्रताओं का अनुपात व्यतिकरण के क्षेत्र में ज्ञात कीजिए। ठीक है, राघव वगैरह वीडियो नहीं दिख रहा है, बच्चे आंसर लिख रहे हैं लाइन से। सबसे पहला आंसर आया अभिनव, फिर राघव, विवेक, ज्योति, अनुराग, अमन, दीपेक। कुछ बच्चों कमेंट चले गए पहले, मनु। देखो सबसे पहले देखो, सारी चीज छोड़ देखो कि 2 तरंगे हैं समान आवर्ती की और उनके आयामों का अनुपात, एम्पलीट्यूड का रेशियो कितना है बच्चे? तो एम्पलीट्यूड का रेशियो 2:1, यानी कि अगर एक वेव का एम्पलीट्यूड A1 मान लो, एक का A2 मान लो, तो एम्पलीट्यूड का रेशियो है 2:1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो बोल रहा है कि मैक्सिमम मिनिमम, पहले तो एम्पलीट्यूड और फिर मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी का अनुपात निकालना है। तो मुझे एक चीज बताओ भाई, आपको मैक्सिमम और मिनिमम आपको बच्चे क्या निकालना है? एम्पलीट्यूड का रेशियो। तो मैंने बताया था कि मैक्सिमम कैसा आता है बच्चे, दोनों को जोड़ के, और मिनिमम कैसा आता है बच्चे, दोनों को घटा के। तो अगर A1 A2 का रेशियो 2:1 है, तो आप बोल सकते हैं कि A1 की वैल्यू 2x है, A2 की वैल्यू x है। आप चाहते हैं 2:1 मान के भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ भी अनुपात ही निकालना, एक ही बात आएगी। पर मैं पूरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। अगर A1 A2 का रेशियो 2:1 है, तो A1 की वैल्यू 2x, A2 की x। तो अगर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड चाहिए, तो मैंने बताया था कैसे आता है बच्चे, दोनों को जोड़ दो
और मिनिमम के लिए कैसे आता है, दोनों को घटा दो, तो 2x और 1x कितना हो गया 3x, और यहाँ पे नीचे कितना आ जाएगा, 2x में से 1x जाएगा तो x ही बचेगा, तो कितना आ गया, तो मैक्सिमम और मिनिमम जो एम्पलीट्यूड हैं उनका जो रेशियो आया हुआ है 3:1। तो आप इस क्वेश्चन को पेपर में देखते हुए कर देना ऐसे ही कि भाई एम्पलीट्यूड का रेशियो 2 रेख है, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा 2 रेख 3, मिनिमम कितना होगा, डिफरेंस कितना आएगा 1, तो आंसर हो गया 3:1। लेकिन वो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो पूछ रहा है। याद रखना किसी वेव की जो तीव्रता है ना इंटेंसिटी, वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के होती है प्रोपोर्शनल समानुपाती। ये कई बार डायरेक्ट भी आता है कि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के समानुपाती है, उसके स्क्वायर के समानुपाती है, या 1 स्क्वायर के समानुपाती है, या 1 क्यूब के। तो किसी भी तरंग की इंटेंसिटी जो होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के समानुपाती होती है। तो यहां से मुझे क्या पता चला कि मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का अगर आपको रेशियो चाहिए तो यहां भी एम्पलीट्यूड कौन सा चाहिए होगा बच्चे, मैक्सिमम वाला, और नीचे भी कौन चाहिए होगा, मिनिमम वाला। तो मैक्सिमम आपने निकाला ही है, मैक्सिमम कितना आया था 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। मिनिमम एम्पलीट्यूड कितना आया था, जैसे मैंने यहाँ पे आर से लिखा है, कितना आया था 1, तो यहाँ कितना हो गया बच्चे 1, तो यहाँ पे कितना आ गया 9:1। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का जो रेशियो अनुपात आया तीव्रताओं का वो आया 9:1। ये इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान रखना। एसएससी वाले वो सॉरी एनटीपीसी वाले बच्चे, और खासतौर से अगर कोई बच्चा एनडीए का भी है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एनडीए, एनटीपीसी, सीडीएस, सीपीएफ वाले बच्चे जरूर देखें इसे, एक्स ग्रुप वाले भी, एनडीए वाले भी, हरियाणा वाले बच्चे भी देख लेना। मैं दोबारा सुन लो भाई, एम्पलीट्यूड का रेशियो दे दिया 2:1 की, तो नॉर्मल एम्पलीट्यूड का रेशियो है, मतलब कि अगर एक वेव का एम्पलीट्यूड 2 है तो एक का 1 ही है। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कैसा आएगा, दोनों को जोड़ के, और मिनिमम कैसा आएगा, दोनों को घटा के। तो कितना आ गया 3:1। अब उसने मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो पूछा है, तो इंटेंसिटी होती है एम्पलीट्यूड आयाम के स्क्वायर के समानुपाती। तो अगर मैं रेशियो निकालूं मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का, तो उधर भी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम वाला आएगा और नीचे कौन सा आएगा, मिनिमम वाला आएगा। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तो आपको पता है दोनों को जोड़ के आएगा 3 का स्क्वायर 9, और मिनिमम कैसा आएगा, दोनों को घटा देंगे तो उसका स्क्वायर 1, 9:1। बहुत सही लिखा आपने सर, थोड़ा बड़ा लिखिए कह रहा है बच्चा, यार मैंने तो बड़ा बड़ा सही लिखा है। चलो भाई कोशिश करेंगे और थोड़ा बड़ा लिखने की। चलो एक क्वेश्चन और कर लो तो भाई, अगर आपको थोड़ा सा बड़ा ना दिख के थोड़ा दिक्कत आई है तो एक क्वेश्चन और करेंगे। वैसे अगर नेट सही है ना तो बिल्कुल इतना बड़ा लिखा हुआ भी साफ दिखेगा, क्योंकि हमारे सामने ना इधर मोबाइल पे लैपटॉप पे क्लास चलती रहती है, उससे हमें पता रहता है कि हम बोर्ड से बाहर तो नहीं लिख रहे हैं, ज़्यादा छोटा तो नहीं लिख दिया है। तो नॉर्मल जो इंटरनेट की स्पीड होती है उस पर चल रहे होते हैं वो, तो उसमें कुछ साफ दिख रहा है। कोई बात नहीं, थोड़ा और बड़ा लिख देंगे। आपको दिक्कत हुई तो हमारे पढ़ाने का क्या फायदा हुआ फिर। द रेशियो ऑफ intensities the ratio of intensities of two waves is 25:16। भाई देख से छोटा लिख रहा हूं, सुन भी लेना। द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ टू वेव्स इज 25:16। दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 25:16 है। 25:16 है। दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 25:16 है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स एक तो ये बताना है, एक है if these two waves produce interference, then, हालांकि if के साथ then आता नहीं है, कोमा आता है, पर कोई बात नहीं, then find the ratio of maximum and minimum
इंटेंसिटीज, इंटेंसिटीज। हिंदी वाले लिखेंगे दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 25:16 है। दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 25:16 है। आयामों का अनुपात क्या होगा? व्हाट इज द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड? आयामों का अनुपात क्या होगा? एक तो आयाम का अनुपात निकालना है, अगर दो वेव हैं उनकी इंटेंसिटी का रेशियो दे रखा है तो आयामों का अनुपात निकालना है। फिर उसने बोला यदि ये दोनों तरंगे व्यतिकरण प्रदर्शित करती हैं, यदि ये दोनों तरंगे व्यतिकरण प्रदर्शित करती हैं तो अधिकतम और न्यूनतम आवर्तियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यदि ये दोनों तरंगे व्यतिकरण पैदा करती हैं, यदि ये दोनों तरंगे व्यतिकरण पैदा करती हैं तो अधिकतम और न्यूनतम आवर्तियों का अनुपात बताइए। तो अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात बताइए। तो अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात बताइए। देखो क्वेश्चन क्या बच्चे, इस बार इंटेंसिटी का रेशियो दे दिया 25:16। अगर इंटेंसिटी का रेशियो 25:16 हो तो आपको एम्पलीट्यूड का रेशियो बताना है। इंटेंसिटी का रेशियो 25:16 तो आपको आयामों का रेशियो बताना है। फिर आपको बताना है कि अगर ये दोनों वेव इंटरफेरेंस पैदा करती हैं तो अधिकतम और न्यूनतम आवर्तियों का आपको बच्चे अनुपात भी बताना है। करो भाई क्वेश्चन ये। कुछ आंसर मेरे पास में आए, अनुराग, पवन, अभिनव, मनु, विवेक, सौरभ, राकेश, शैलेंद्र, कमलेश। देखो भाई पहला तो आसान है। देखो इंटेंसिटी का रेशियो दे दिया, मान लो कि एक वेव की इंटेंसिटी I1 है, एक की इंटेंसिटी I2। इंटेंसिटी का रेशियो दे दिया 25:16। आपको भाई बच्चे पता ही है एक बात कि इंटेंसिटी समानुपाती होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। तो A1/A2 कितना हो जाएगा? A1 का स्क्वायर को अपॉन A2 का स्क्वायर। तो 25:16 है, अगर ये 25 है ये 16 है तो A1² तो आपको पता है यहाँ पे रूट ले लेंगे तो A1/A2 कितना हो जाएगा? 5:4। यानी एम्पलीट्यूड का जो रेशियो है, एम्पलीट्यूड का आयाम का जो अनुपात है वो 5:4 है। फिर उसने ये भी पूछा है कि आपको इनका मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो बताओ। तो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो कैसे बताएंगे? भाई इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। अगर मैक्सिमम इंटेंसिटी और न्यूनतम इंटेंसिटी, अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात निकालना है तो फिर आपको पता है बच्चे यहाँ पे एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम वाला ही लेंगे और नीचे एम्पलीट्यूड मिनिमम वाला ही लेंगे। अच्छा, अगर एम्पलीट्यूड का रेशियो 5:4 है तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कैसा आता है ना, जोड़ के 5×4 9 का स्क्वायर कितना हो गया? 81। मिनिमम कैसा आता है ना, डिफरेंस निकाल के तो उसका स्क्वायर ले लो। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम जो इंटेंसिटी है वो जाएगा 81:1। है बात समझ में? अरे क्लियर है बात? है सभी को? बच्चा शुरू से जो देख रहा है उम्मीद कर रहा हूं कि उसे इतना समझ में आ गया होगा कि इंटेंसिटी का अनुपात 25:16 है। 25:16 इधर रखा, इंटेंसिटी का अनुपात 25:16 है। तो आपको एम्पलीट्यूड का रेशियो निकालना है। तो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होती है A² के, तो I1/I2 तो क्या हो गया? A1²/A2²। तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर हो गया नॉर्मल 5 और 4, यानी एक का एम्पलीट्यूड 5 दूसरे का 4 होगा। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा? 9। मिनिमम कितना हो जाएगा? 1। तो अगर मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी चाहिए तो फिर एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम और मिनिमम वाले ही लेने पड़ेंगे। जब भी मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो निकालेंगे तो फिर एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम लेंगे और मिनिमम लेंगे नीचे। जब नॉर्मली ऐसे वेव की इंटेंसिटी निकाल रहे होंगे तो फिर आप उनके नॉर्मली एम्पलीट्यूड निकाल रहे होंगे। तो ये क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? चलो फिर से हिंदी में क्वेश्चन बोल दीजिए। अरे भाई बाद में जब खत्म हो जाएगी सुन लेना। चलो दोबारा लिख लो। दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 25:16 है। दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 25:16 है। तो एक तरंग की तीव्रता I1 है, दूसरे की तीव्रता I2 है, तो 25:16 का अनुपात दे रखा है। तो फिर पूछा इसने इनके आयामों का अनुपात क्या होगा। तो आयामों का अनुपात कैसे निकालेंगे? बस ये पता होना चाहिए कि तीव्रता आयाम के स्क्वायर के समानुपाती है। तो I1 I2 तो इधर A1² A2², तो इनके आयामों का अनुपात 5:4 आ गया। ठीक, फिर उसने बोला कि यदि ये दोनों तरंगे व्यतिकरण पैदा करती हैं तो अधिकतम और न्यूनतम आवर्तियों का अनुपात बताइए। तो अधिकतम और न्यूनतम आवर्ती के लिए हम क्या करेंगे? अधिकतम न्यूनतम आवर्ती का अनुपात चाहिए तो इधर भी आयाम भी अधिकतम आएगा और नीचे क्या आएगा? न्यूनतम। तो 81:1 आ गया। ठीक है, अरे क्लियर है कि एक आध क्वेश्चन और कराना पड़ेगा?
भाई जनरली क्वेश्चन इसमें ये आते हैं, या तो देखो मैंने दोनों टाइप के करा दिए, इसमें चाहे मैं कितने क्वेश्चन करा दूं, दो ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इंटेंसिटी का रेशियो दे दिया तो एम्पलीट्यूड का पूछ लेगा, या फिर वहां से भी क्या कह सकता है कि मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड का रेशियो भी निकाल सकते हो आप यहां से। भाई आपके पास में एम्पलीट्यूड का रेशियो आ गया, तो आप चाहो तो यहां से मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, अधिकतम आयाम और न्यूनतम अनुपात का रेशियो भी निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे भाई, आपको पता है कि भाई मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आता है दोनों को जोड़ के तो 9 आ गया, मिनिमम आता है दोनों को घटा के तो 1 आ गया। ठीक है, आई बात समझ में। तो पेपर में क्या करेगा, या तो वो नॉर्मली आपको एम्पलीट्यूड का रेशियो दे देगा, तो आपसे क्या पूछ लेगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का अनुपात बताइए। अगर एम्पलीट्यूड का आपके पास में रेशियो है तो मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी कैसे आएगी, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का स्क्वायर अपॉन मिनिमम एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 5 और 4 9, 9 का स्क्वायर 81 अनुपात 1। या तो ये करेगा, या वो आपको इंटेंसिटी का अनुपात दे देगा तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर पूछ लेगा। तो ऐसे बस दो ही तरीके से क्वेश्चन घुमा सकता है। एक क्वेश्चन और, ठीक है, समझ में आ गया, बच्चे कह रहे हैं वैसे तो। चलो एक आध क्वेश्चन मैंने कहा ना भाई, देखो लैंग्वेज यही रहेगी, मैं क्वेश्चन कितने बदल दूं। चलो एक आध और ले लेते हैं भैया। द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ टू वेव्स इज 7:11. 7:11. What is the ratio of maximum and minimum amplitudes? What is the ratio of maximum and minimum amplitudes? If these two waves produce interference, then find the maximum minimum intensity. हिंदी वाले लिखेंगे, दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात, दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 7:11 है। दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 7:11 है, 7:11 है। अधिकतम और न्यूनतम आयामों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अधिकतम और न्यूनतम आयामों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अधिकतम और न्यूनतम आयामों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यदि ये दोनों तरंगे व्यतिकरण पैदा करती हैं, यदि ये दोनों तरंगे व्यतिकरण पैदा करती हैं तो अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात भी बताइए। यदि ये दोनों तरंगे व्यतिकरण पैदा करती हैं तो अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात भी बताइए। तो अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात भी बताइए। देखो, द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ टू वेव, तो दो वेव की जो इंटेंसिटी है उनका रेशियो दे रखा है 7:11। तो उसने बोला कि आपको बताना है मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड का रेशियो। इसने पूछा कि अधिकतम और न्यूनतम आयामों का अनुपात बताना है। देखो सबसे पहले आपको पता है बच्चे, इंटेंसिटी समानुपाती होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, तो I1/I2 कितना हो जाएगा, A1 का स्क्वायर अपॉन A2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो गया 7, ये कितना हो गया 11, तो ये हो गया A1 का स्क्वायर अपॉन A2 का स्क्वायर। तो यहां से अगर आप निकालेंगे A1:A2 तो कितना हो जाएगा √7:√11। ठीक है, तो ये तो हो गया एम्पलीट्यूड का अनुपात। लेकिन एम्पलीट्यूड का नहीं पूछा उसने अनुपात, उसने बोला अधिकतम और न्यूनतम एम्पलीट्यूड। तो अधिकतम और न्यूनतम एम्पलीट्यूड कैसे आएंगे, अधिकतम के लिए A1 + A2 और इसके लिए क्या आएगा A1 - A2। तो अधिकतम कैसा हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो, √7 + √11, और न्यूनतम कैसे आएंगे, डिफरेंस ले लो, √11 - √7। ठीक है, यह आएगा अधिकतम और न्यूनतम का। दूसरी चीज, अरे भाई ये इंटेंसिटी का अनुपात दे रखा है, इंटेंसिटी का अनुपात दे रखा है तो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होती है A स्क्वायर के। तो A1/A2 कितना हो जाएगा, A1 का स्क्वायर अपॉन A2 का स्क्वायर। तो दूसरी चीज क्या हो गई, यहाँ पे तो मैं A1 A2 का नहीं दे रखा रेशो की एम्पलीट्यूड का रेशो दे रखा हो, तो मैक्सिमम निकाल के 18 कर दोगे, नीचे निकाल के 4 कर दोगे। जो 18 4 कह रहे हैं बिल्कुल गलत है इनका। ठीक है, अब देखो ये इंटेंसिटी का बच्चे रेशियो है, इंटेंसिटी समानुपाती होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। तो I1/I2 कितना हो जाएगा, A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर। तो 7 और 11 है, तो A1 स्क्वायर अपॉन A2, A1/A2 का रेशियो कितना हो जाएगा, √7/√11। तो मैक्सिमम कैसा आएगा, दोनों को जोड़ के आएगा घटा के। दूसरा, अगर आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का अगर आपको रेशियो चाहिए तो कैसा आएगा भाई, I प्रोपोर्शनल होता है A स्क्वायर के, तो ऊपर आना चाहिए क्या, A मैक्सिमम का स्क्वायर, नीचे आना चाहिए A मिनिमम का स्क्वायर। तो A मैक्सिमम कैसे आएगा, A मैक्सिमम तो ये रहा,
मैक्सिमम एम्पलीट्यूड A1 प्लस A2 तो अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 11 का स्क्वायर कर दो और यहाँ नीचे कर देंगे अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने ऐसे ले लिया, जानबूझ के ऐसी वैल्यू ली, अदरवाइज पेपर में ऐसी वैल्यू आएगी कि जब आप इसे यहाँ पे ना रूट लेंगे ना तो सीधा सीधा आपको दिखेगा ऐसे, वो लिख देगा 25 16 या 16 25 इस टाइप की वैल्यू लेगा ताकि वहां पे आपको साफ साफ दिख जाए। तो मैंने जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन ले लिया है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे पता गलती क्या करते हैं इसमें, गलती क्या करते हैं, ये दे तो रखा इंटेंसिटी का रेशियो और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मिनिमम एम्पलीट्यूड निकालने के लिए क्या करते हैं वो, भाई मैक्सिमम के लिए जोड़ना है मिनिमम के लिए घटाना है, तो उसे क्या करते हैं 7 और 11 और 7 18 बटे डिफरेंस 4 लिख देते हैं। भैया वो तब होता ना अगर ये A1 A2 का रेशियो होता, अगर ये मैं बोल देता द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड, अगर एम्पलीट्यूड का रेशियो 7 और 11 होता फिर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कैसा आता जोड़ के, मिनिमम आता घटा के, पर वो बच्चे एम्पलीट्यूड का रेशियो नहीं है, वो तीव्रता का है, इंटेंसिटी का रेशियो है। इंटेंसिटी के रेशियो से एम्पलीट्यूड के रेशियो पे कैसे आएंगे, जैसे अभी थोड़ी देर पहले किया था ऐसे आएंगे, मैक्सिमम के लिए जोड़ देंगे मिनिमम के लिए घटा देंगे। फिर मैक्सिमम इंटेंसिटी मिनिमम इंटेंसिटी के लिए क्या करते हैं, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड लेंगे और मिनिमम ही क्या लेंगे, एम्पलीट्यूड लेंगे, तो ऐसे होगा। अरे आई बात समझ में? अरे हाँ या ना, पहले बताओ बात क्लियर हुई कि नहीं हुई है? इसे चलो लिखना तुम बाद में, चलो मैं इसमें एक और करता हूं क्वेश्चन, थोड़ा सा और आपको क्लियरिटी आएगी। एसएससी वाले मत करना इन क्वेश्चनों को, ठीक है? एसएससी वालों की जरूरत नहीं, एसएससी पीसीएस वालों को। द रेशियो ऑफ, पर ये साइंस स्पेशल बैच है तो भाई सब कुछ बताना ही है। द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स, द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स ऑफ टू वेव्स is 7:11. What is the ratio of maximum and minimum amplitudes if these two waves produce interference? Then find the ratio. Okay, चलो भाई क्वेश्चन लिखेंगे। इस बार का ये क्वेश्चन अगला क्या है, बस उसमें मैंने तीव्रता की जगह आयाम कर दिया। लिखेंगे यदि दो तरंगों के आयामों का अनुपात, सर आप इंग्लिश बोलते हैं तो प्लीज समझ में नहीं आता है, तो मतलब क्या करूं भाई, हिंदी बोलूं फिर खाली? बताओ ऐसे नहीं होगा भाई। देखो अब मैं तो भाई इंग्लिश में पढ़ा हुआ एमएससी तक, अब मैं इतनी हिंदी तुम्हारे लिए एक एक शब्द लिखवा देता हूँ हिंदी का, पर समझाते समय तो भाई वो आएंगे ना। अब ऐसे मत करो, अगर मैं बिल्कुल इंग्लिश बोलूंगा ना तो इंग्लिश वालों को समझ में आएगी, और हिंदी में उसके आपको बता चुका हूं पहले, तो आप समझ जाओगे। हिंदी बोलूंगा तो इंग्लिश वालों को बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि उन्होंने कभी पढ़ाई नहीं है वो। ठीक है, चलो लिखो, यदि दो तरंगों के आयामों का अनुपात, यदि दो तरंगों के, एक पता दिक्कत क्या आपको क्यों समझ में नहीं आता, अगर आप जैसे मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं ना हिंदी में, अगर आप इस क्वेश्चन को पूरा सामने लिखेंगे ना और फिर करेंगे, आपको एक बात आएगी समझ में। दिक्कत क्या है कि आप सामने रखते हैं मोबाइल, हाथ में पेन और सामने रफ कॉपी नहीं रखते। दिक्कत ये है, दो तरंगों के आयामों का अनुपात 7:11 है। दो तरंगों के आयामों का अनुपात 7:11 है। अधिकतम और न्यूनतम आयामों का अनुपात बताइए। अधिकतम और न्यूनतम आयामों का अनुपात बताइए। अधिकतम और न्यूनतम आयामों का अनुपात बताइए। यदि ये दोनों तरंगे व्यतिकरण पैदा करती हैं, यदि ये दोनों तरंगे व्यतिकरण पैदा करती हैं तो अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात भी बताइए। तो अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात भी बताइए। तो अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात भी बताइए। देखो इस बार क्वेश्चन क्या है, एम्पलीट्यूड का रेशियो दे रखा है 1:2, कितना दे रखा है 7:11। इस बार एम्पलीट्यूड का रेशियो है, तो आपको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मिनिमम एम्पलीट्यूड का रेशियो बताना है। तो मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड का रेशियो क्या आता है, मैक्सिमम के लिए दोनों को जोड़ दो, मिनिमम के लिए दोनों घटा दो, बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह। 7 और 11 और 7 कितना हो गया 18, डिफरेंस कितना है 4, तो कितना हो गया 2 2 4 2 9 18, यानी कितना हो गया रेशियो 9:2। ठीक है, अच्छा मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी, अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता निकालना है, तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम वाला आएगा और ये यहाँ एम्पलीट्यूड मिनिमम वाला ही आएगा। तो मैक्सिमम कितना है 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, नीचे आ जाएगा 4, 81:4। एक कह रहा है सर आपकी क्लास लेने के बाद मैं जान खपा देता हूँ प्रश्न करने के लिए, ढूंढ कर प्रश्न करता हूँ, इसे जो डाउट बढ़ना बड़ी मुश्किल से टाइप करता हूँ, प्लीज़ इग्नोर मत करो, आंसर दो प्लीज़, बहुत सारी उम्मीद जुड़ी हैं, पूरी दुनिया मुझे इग्नोर करती है, कम से कम आप मत करो।
तो जगदीश भाई उसके लिए काम करो, सबसे पहले जो टॉपिक चल रहा हो आपके वाले उसी का प्रश्न करें ताकि बाकी बच्चों को फायदा हो। सबसे पहली बात तो ये है। तो जैसे मैंने आपको रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, TIR ये चीजें बताई, इनका क्वेश्चनों का तो मैं बताऊंगा। अब तुम पूछोगे इसमें लेंस और मिरर का क्वेश्चन, अभी मैंने आपको केवल प्लेन मिरर पढ़ाया है, मैंने आपको अभी कनकेव कॉन्वेक्स मिरर पढ़ाया ही नहीं है। मैंने आपको अवतल उत्तल दर्पण कहाँ पढ़ाए हैं, अभी ना लेंस पढ़ाए। जब पढ़ाऊंगा तब पूछोगे ना उसके डाउट। तो कोई आप अकेले नहीं पढ़ रहे ना भाई, होम ट्यूशन नहीं है कि आप अकेले पढ़ रहे हो तो केवल मैं आपको ही पढ़ाता रहूं, आपके डाउट लेता रहूं, बताता रहूं, तो बाकी इतने सारे बच्चे तो फिर बेवकूफ हो जाएंगे। ठीक है। इंटेंसिटी क्या है, जैसे मान लो कि कोई भी आपने बच्चे, आप एक चीज देखो, आप एक कैंडल लेना, मोमबत्ती, आप उसे एक कागज के पास लेके आना। तो मान लो कि आपने एक एरिया ले लिया 1 मीटर स्क्वायर, तो उस 1 मीटर स्क्वायर पे कैंडल जलेगी तो कम एनर्जी गिरेगी जब कैंडल जलेगी मोमबत्ती। लेकिन आप बहुत बड़ा एक इतने बड़ा मतलब आंख का गोला सा लेके आना और उसी कागज के पास लेके आना, तो उतने ही एरिया पे ज्यादा एनर्जी गिरेगी। तो इंटेंसिटी होती है कि पर यूनिट एरिया पर कितनी एनर्जी गिर रही है, एकांक क्षेत्रफल पर कितनी ऊर्जा गिर रही है, वो तीव्रता है। तो मान लो कि आपके पास लाइट तो बच्चे कैंडल वाली भी हो सकती है, टॉर्च वाली भी हो सकती है, माचिस की तिल्ली वाली भी हो सकती है। तो किसी एकांक क्षेत्रफल पर एकांक समय में जो ऊर्जा गिरती है वो होती है तीव्रता। तो यानी कि थोड़े से एरिया पर, इतने से एरिया पर इतना सा एरिया लिया मैंने और समय फिक्स कर दिया, और मैंने क्या किया, पहले कैंडल से लाइट डाली, फिर मोमबत्ती, फिर डाली किससे, माचिस की तिल्ली से। तो जिससे ज्यादा एनर्जी गिरेगी एकांक समय में, एकांक क्षेत्रफल पर, यानी उसकी तीव्रता ज्यादा है, उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है। ठीक है भाई। अब ये क्वेश्चन देखो कर लेना, तो मैं सबको ज्यादा है नहीं, अभी बार बार मैं इन्हीं चीजों को कराता रहूं कोई फायदा नहीं है। चीज वही है कि इंटेंसिटी जो होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के समानुपाती है। मैक्सिमम मिनिमम एम्पलीट्यूड चाहिए तो दोनों एम्पलीट्यूड को जोड़ देंगे, मिनिमम चाहिए तो घटा देंगे। मैक्सिमम इंटेंसिटी चाहिए तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का ही स्क्वायर करेंगे, मिनिमम चाहिए तो मिनिमम का ही स्क्वायर करेंगे। अच्छा, कितने बच्चों को ये बताओ क्लियरिटी आ गई है, ताकि मुझे पता चल जाए कि कितने परसेंटेज बच्चों को मैं समझा पाया हूं इस टाइप के क्वेश्चन में। तो जगदीश भाई समझ में आई बात आपको? क्या बताई मैंने, जो टॉपिक चला है उसी का आप क्वेश्चन पूछे हैं। अब ऐसा नहीं ना भाई, देखो अब टॉपिक ये चल रहा है और आप मोशन का क्वेश्चन पूछने लग जाओ, तो मोशन का पूछोगे तो कैसे बताऊंगा मैं? आपको टीचर की मजबूरी, उसकी लिमिटेशन को भी समझना पड़ेगा ना। फिर थोड़े दिनों बाद आप ही बोलने लगो इतनी क्लास हो गई, सिलेबस कब होगा, कोर्स कब होगा। अभी देखो बच्चे कह रहे हैं लाइट कब खत्म होगी, लाइट कब खत्म होगी। चलो भैया कोई नहीं। अच्छा, एक इसमें देखना, एक यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, एक आध यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग का, यंग एक साइंटिस्ट का नाम है, ये एक मैथमेटिशियन थे बहुत बड़े। यंग का द्विछिद्र का प्रयोग। इसमें आपको बस एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, उस एक फॉर्मूले से मैं क्वेश्चन कराऊंगा, देखता हूं कितने बच्चे समझ पाएंगे। देखो, जैसे बच्चे मान लो कि मेरे पास ये 2 स्लिट हैं, 2 छिद्र हैं, ठीक है। मान लो कि एक छेद ये है और एक ये है, ठीक है। और यहां मैंने एक स्क्रीन लगा दी, पर्दा, ये स्क्रीन है, स्क्रीन, ये मिरर नहीं है, स्क्रीन है ये तो मैंने ऐसे कर दिया समझाने के लिए। स्क्रीन, पर्दा है, ये पर्दा, ठीक है। अब यहां पे बच्चे मान लो कि इन दोनों स्लिट के जो बीच की दूरी है वो है स्मॉल डी, और पर्दे से इन दोनों स्लिट के बीच की दूरी है कैपिटल डी। तो कैपिटल डी क्या है, जब 2 छिद्र हैं, 2 स्लिट है, इनकी पर्दे से दूरी, और स्मॉल डी है दोनों छिद्र के बीच की, दोनों स्लिट के बीच की दूरी। अब बच्चे मान लो कि यहां पे मैंने कोई एक सोर्स लिया, लाइट का एक सोर्स लिया, ठीक है। जैसे मैंने यहां पे बच्चे मान लो कि कोई लिया मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक होता है एक वर्णीय। एक वर्णीय का मतलब होता है जिसकी एक ही वेवलेंथ हो, जैसे केवल रेड कलर या केवल पीला या केवल हरा या केवल नीला।
तो मैंने बच्चे यहाँ पे एक मोनोक्रोमेटिक प्रकाश लिया, मोनोक्रोमेटिक लाइट ली, एक वर्णीय प्रकाश, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये मैंने यहाँ पे मान लो कि कोई भी भाई, मान लो मैंने एक ऐसे कैंडल जला दी, ऐसे मान लो, ठीक है, समझने के लिए। अब एक छेद ये है, एक छेद ये है, तो यहाँ से लाइट चलेगी, यहाँ ये तो ब्लॉक हो जाएगी, तो कुछ लाइट इस वाले छेद से गुजरेगी, कुछ लाइट इस वाले छेद से गुजरेगी। तो क्या होगा, जैसे मान लो कि यहाँ से लाइट कुछ इस वाले छेद से लाइट जाएगी, कुछ इस वाले से जाएगी, तो लाइट को आप वेव मान लो, यानी कि एक तरंग तो इस वाले से जाएगी और एक तरंग इस वाले से जाएगी। तो भी दोनों वेव आपस में मिलेंगी, तो इस स्क्रीन पर ये कुछ बनाएंगी, कलरफुल, कुछ रंग बिरंगे वो बनाएंगे, पैटर्न बनाएंगे, इसे बोलते हैं डार्क ब्राइट, कुछ फ्रिंज बनेंगी। यानी जो डार्क ब्राइट, यानी कि डार्क ब्राइट कुछ पैटर्न बनेगा, और इस पैटर्न की जो पैटर्न है इसे हम बोलते हैं फ्रिंज। तो जो फ्रिंज जो बनेंगी, जो पैटर्न बनेगा, ये डार्क ब्राइट जो पैटर्न बनेगा, यानी कि काला सफेद, जैसे ये ब्राइट, ये डार्क हो गया, ये बीच में कुछ नहीं किया, तो मान लो कि यहाँ ब्राइट, फिर डार्क ब्राइट, तो कुछ पैटर्न बनेंगे, उसे हम बोलते हैं फ्रिंज। तो फ्रिंज की जो चौड़ाई है, वो फ्रिंज की चौड़ाई किस किस बात पर डिपेंड करेगी, उससे क्वेश्चन आ जाता है। तो उस आप एक फॉर्मूला लिखेंगे, फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज की चौड़ाई। तो फ्रिंज की चौड़ाई का फॉर्मूला लिखेंगे, फ्रिंज की चौड़ाई को लिख रहा हूं मैं W से, इसका फॉर्मूला है d लैम्डा बाई स्मॉल d। पहले फॉर्मूला उतार लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये फॉर्मूला उतार लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे इसमें। सर ये आ गया, फ्रिंज नहीं, अच्छा फ्रिंज है, सॉरी, फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज की चौड़ाई। देखो इस फ्रिंज की चौड़ाई का जो फॉर्मूला है d लैम्डा बाई d, इसे आप अगर ध्यान देंगे, सबको इस पर ध्यान मत देना, बस ये देखना। एक तो क्वेश्चन आता है कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किससे संबंधित है, आप बोलेंगे इंटरफेरेंस, व्यतिकरण से संबंधित है, इंटरफेरेंस व्यतिकरण से संबंधित है। दूसरा भी इस फ्रिंज की चौड़ाई का फॉर्मूला देख लो, इससे मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको थोड़ा फील आ जाएगी। d लैम्डा बाई d, इसका मतलब ये है बच्चे, ये कह रहा है कि अगर दोनों स्लिट के बीच की दूरी ज्यादा हुई, अगर दोनों स्लिट के बीच की दूरी ज्यादा हुई, तो इसका मतलब यह है कि फ्रिंज की जो चौड़ाई आएगी, जो ये डार्क ब्राइट जो पैटर्न बनेंगे, वो चौड़ाई कैसे आएगी, कम आएगी, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। d लिखा है नीचे और w लिखा है ऊपर, ये है चौड़ाई, फ्रिंज विड्थ। तो अगर ये दूरी ज्यादा होगी तो वैल्यू कम आएगी। दूसरा आपने क्या देखा कि अगर ये स्क्रीन दूर होगी, d की वैल्यू होगी ज्यादा, तो फ्रिंज की चौड़ाई भी कैसे होगी बच्चे, ज्यादा। एक आपको पता चला कि जो बड़ी वेवलेंथ है, अगर वेवलेंथ ज्यादा होगी तो फ्रिंज की चौड़ाई कैसे आएगी, ज्यादा। यानी कि जो बड़ी वेवलेंथ जैसे लाल रंग है, तो लाल रंग के लिए फ्रिंज की चौड़ाई ज्यादा आएगी, जबकि वायलेट की वेवलेंथ, बैंगनी की तरंग दैर्घ्य कम होती है, तो उसके लिए चौड़ाई कैसी आएगी, कम। तो d लैम्डा बाई d में आपको लैम्डा तो पता ही है कि जो आप लाइट छोड़ रहे हैं उसकी तरंग दैर्घ्य, तो ये तो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य हो गई, वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये d क्या हो गई, स्लिट के बीच की, दोनों छिद्र के बीच की दूरी, और ये कैपिटल D क्या हो गई, दोनों छिद्र से, दोनों स्लिट से पर्दे तक की दूरी। तो अगर ये ज्यादा तो फ्रिंज की चौड़ाई ज्यादा, ये वेवलेंथ बड़ी तो फ्रिंज की चौड़ाई ज्यादा। लेकिन अगर दूरी ज्यादा दोनों स्लिट के बीच की, तो चौड़ाई कैसे आएगी, कम। इससे क्वेश्चन आता है पेपर में, डायरेक्ट पूछेगा कि अगर दोनों स्लिट के बीच की दूरी बढ़ा देंगे तो फ्रिंज की चौड़ाई, आप बोलेंगे घट जाएगी। वो बोलेगा कि अगर दूरी घटा देंगे तो फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ेगी, उल्टा हो जाएगा। अगर दूरी कम कर देंगे पर्दे तक की तो फ्रिंज की चौड़ाई घटेगी, दूरी बढ़ा देंगे तो फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ेगी। वेवलेंथ छोटी लेंगे तो फ्रिंज की चौड़ाई कम होगी, बड़ी लेंगे तो ज्यादा होगी। एक बार मुझे बताओ कि ये बात समझ पा रहे कि नहीं। एक बच्चा कह रहा है कि ये डार्क ब्राइट क्यों बनेंगे, उसकी वजह होती है कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, फिर वो थोड़ा सा और मामला आ गया उसमें चला जाएगा, फिर 12th की क्लास हो जाएगी पूरी, तो इतना
ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करना भी खतरनाक हो जाएगा, फिर काम की बात भी नहीं सीख पाओगे तुम। तो एक तो बस ये फॉर्मूला रखो फ्रिंज की चौड़ाई का, मैं इससे क्वेश्चन करा देता हूँ आपको फ्रिंज की चौड़ाई से। और दूसरा कि ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किससे जुड़ा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन लेंगे, बड़ा प्यारा क्वेश्चन आया पेपर में, देखो। अब मैं चाहता हूं कि सब बच्चे से करें। इसने बोला कि इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, एक बार क्वेश्चन कर लोगे ना तो समझ में आ जाएगी क्या किस टाइप से क्वेश्चन बनेगा इससे। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सोडियम लैंप is replaced by a blue light. In Young's double slit experiment, sodium lamp is replaced by a blue light lamp of same intensity, comma. पहला ऑप्शन है the fringes will become brighter फ्रिंज और अधिक चमकीली हो जाएंगी। पहला ऑप्शन है फ्रिंज और अधिक चमकीली हो जाएंगी। दूसरा ऑप्शन है द फ्रिंजेस विल बिकम फेंटर, धुंधली हो जाएंगी, मतलब कम चमकीली हो जाएंगी। तीसरा कह रहा है वो द फ्रिंजेस विड्थ विल इंक्रीज, द फ्रिंज विड्थ विल इंक्रीज, फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ जाएगी। डी में कह रहा है द फ्रिंज विड्थ विल डिक्रीज, फ्रिंज की चौड़ाई घट जाएगी। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे पहले यंग के द्विछिद्र के प्रयोग में, यंग के द्विछिद्र के प्रयोग में, यंग के द्विछिद्र के प्रयोग में सोडियम लैंप को एक नीले रंग के लैंप से, एक नीले रंग के लैंप से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो यंग के द्विछिद्र के प्रयोग में सोडियम लैंप को एक नीले रंग के लैंप से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है वो फ्रिंज अधिक चमकीली हो जाएंगी। दूसरा कह रहा है कि फ्रिंज धुंधली हो जाएंगी। तीसरा कह रहा है फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ेगी। चौथा कह रहा है फ्रिंज की चौड़ाई घटेगी। कौन सा ऑप्शन सही है बताओ। राकेश विवेक का सही है, ज्योति का गलत है। फ्रिंज की चौड़ाई का फॉर्मूला कहां से आया संभव हो तो। फ्रिंज चौड़ाई के लिए आपको फिर डेरिवेशन करना पड़ेगा। कहां से आया, क्या डेरिवेशन होते हैं इनके, आपको फिर पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस, कई बातें पता होनी चाहिए। पाथ डिफरेंस कैसे निकालते हैं, फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं, इनके बीच में क्या रिलेशन है, तो वहां से आता है। 12th क्लास में डेरिवेशन भी है इसका, आता कहां से, क्या मतलब भाई कोई भी फॉर्मूला होता है डेरिवेशन होता है ना उसका। ऑप्शन फिर से बोलिए। पहला ऑप्शन है कि फ्रिंज चमकीली हो जाएंगी, दूसरा फ्रिंज धुंधली हो जाएंगी, तीसरा फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ेगी, चौथा फ्रिंज की चौड़ाई घटेगी। तीसरा कह रहा है बढ़ेगी चौड़ाई, चौथा कह रहा है घटेगी। पहला कह रहा है फ्रिंज अधिक चमकीली होंगी, दूसरा कह रहा है फ्रिंज कम चमकीली होंगी। सुमित, रजनेश, ऋषु, सौरभ तुम्हारा भी गलत है भाई एक, बाकी सबका सही है। एक ज्योति गलत था, 2 बच्चों गलत है अभी तक। बाकी जिनका आंसर आया सौरभ और शैलेंद्र उन सबका ठीक है। सुमित का, अनिल ठीक है भाई आपका भी। राकेश का भी गलत है, धर्मजीत का भी गलत है। भाई आप मुझे एक चीज बताओ, मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं कि जो सोडियम लैंप होता है ना, सोडियम लैंप ये येलो कलर की लाइट फेंकता है, पीले रंग की। अब क्वेश्चन करना, येलो कलर, पीले कलर की प्रकाश फेंकता है ये। अब क्वेश्चन करो, जो बच्चे गलत कर रहे हैं, रामा आपका तो महा गलत है,
ज्योति अभी भी गलत है तुम्हारा, राहुल का भी गलत। देखो भाई, पहले आप यहां पे ध्यान दो ना, पहले आप यूज कर रहे थे बच्चे सोडियम लैंप। तो सोडियम लैंप का मतलब था कि आप पहले येलो कलर की लाइट यूज कर रहे थे, अब आपने ब्लू कलर की लाइट यूज की। तो मुझे क्या बताओ, फ्रिंज की चौड़ाई का फॉर्मूला है डी लैम्डा बाई डी। तो आपको पता है कि जैसे ही आप किस पे आ गए, आप जैसे बच्चे येलो लाइट से ब्लू पे आ गए तो वेवलेंथ बदल गई, येलो की वेवलेंथ कुछ और है, ब्लू की कुछ और है, तो वेवलेंथ बदलते ही फ्रिंज की चौड़ाई बदल जाएगी। अब देखो किसकी वेवलेंथ कम किसकी ज्यादा। आपको मैंने फॉर्मूला एक चीज बताई थी, विब ग्योर। तो विब ग्योर में मैंने आपको बताया था कि जो नाम ऊपर लिखा है उसकी वेवलेंथ ज्यादा है, जो नाम नीचे लिखा है उसकी वेवलेंथ कम है। तो बच्चे आप पहले येलो कलर यूज कर रहे थे और आप ब्लू कलर पे आ गए, तो आपको पता है कि ब्लू और येलो में हम देखें तो येलो कलर की तरंग दैर्घ्य पीले रंग की तरंग दैर्घ्य ज्यादा है, इसकी वेवलेंथ ज्यादा है, इसकी कम है। अब आपने ज्यादा वाले को हटा के कम पे आए, यानी कि अब आप पहले से कम वेवलेंथ को यूज कर रहे हैं। तो जैसे वेवलेंथ डिक्रीज होगी यानी वेवलेंथ भी क्या होगी बच्चे, घटेगी, क्योंकि आप पहले पीला कलर यूज कर रहे थे, पीले से आप आ गए नीले पे, तो नीले की तरंग दैर्घ्य, नीले की वेवलेंथ येलो कलर से पीले कलर से कम है। अगर इसकी वेवलेंथ कम है तो इसका मतलब है कि फ्रिंज की चौड़ाई घटेगी। अच्छा, फ्रेम ज्यादा चमकीली है कम चमकीली है, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि इंटेंसिटी किसकी ज्यादा है। तो इंटेंसिटी दोनों की सेम है। अगर एक ज्यादा इंटेंस लाइट फेंक रहा है और एक ऐसे माचिस के तिल्ली के बराबर बहुत ही कम इंटेंस फेंक रहा है, तो जो इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा चमकीली फ्रिंज बनाएगा, जिसकी इंटेंसिटी कम होगी वो धुंधली बनाएगा। पर हमें यहाँ पे क्या देखना था कि अगर सेम इंटेंसिटी है दोनों लैंप की, जितनी इंटेंसिटी सोडियम लैंप की थी उतनी थी ब्लू कलर के लैंप की, इंटेंसिटी सेम है, यानी कि चमकीली या फिर धुंधली का तो कोई मतलब है ही नहीं। अब फ्रिंज की चौड़ाई पे फर्क पड़ेगा, क्यों? फ्रिंज की चौड़ाई का फॉर्मूला है डी लैम्डा बाई डी। तो जैसे आप वेवलेंथ बदल देंगे तो फ्रिंज की चौड़ाई बदल जाएगी। सोडियम लैंप पीला कलर फेंकता हुआ आप आ गए नीले कलर पे, तो नीले की तरंग दैर्घ्य कम, यानी कि फ्रिंज की चौड़ाई पहले से कम आएगी। ठीक है? अरे आई बात समझ में, हाँ या ना? तो धुंधली या चमकीली के लिए आपको इंटेंसिटी, तीव्रता पर ध्यान देना पड़ेगा। तीव्रता जिस लैंप की ज्यादा होगी, जो लैंप ज्यादा एनर्जी फेंक रहा होगा पर यूनिट टाइम में, एकांक समय में, एकांक क्षेत्रफल पर यूनिट टाइम में, पर यूनिट एरिया पर जो ज्यादा एनर्जी फेंकेगा, जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, वो ब्राइट फ्रिंज बनाएगा। ठीक है? तो राघव जी आपका गलत था, ये सी लिखा आपने। अली कह रहे हैं यस सर। फुलेंद्र जी गलत था आपका। मनु आपका भी गलत है। ज्योति कह रही अंडरस्टैंड सर, ओके। धर्मजीत जी आपने फिर गलत दिया आंसर इसका। ओ चलिए। और ऐसे भी एक चीज सोचा करो ना यार, जब मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया, अभी फ्रिंज की चौड़ाई का फॉर्मूला पढ़ाया, तो समझ जाओगे भाई टीचर फ्रिंज की चौड़ाई संबंधित ही कुछ पूछ रहा है। चलो पेपर की बात छोड़ो, भी क्लास में देखो तो आप सोचोगे यार इन दोनों में से कोई सा आंसर है। फिर देख लो कि जब हम सोडियम लैंप से ब्लू लाइट पाएंगे तो क्या चीज बदल रही है, केवल वेवलेंथ बदल रही है, तो वेवलेंथ छोटी हो रही है तो फ्रिंज की चौड़ाई कम होगी। इसमें क्या करना था, इंक्रीज नहीं करेगी घटेगी। अगर मैं बोल देता कि ब्लू लाइट को येलो लाइट से रिप्लेस किया तो फिर बढ़ जाती, फिर उल्टा हो जाता। आई बात समझ में? अगर मैं ब्लू लाइट से रेड लाइट पे चला जाऊं, बड़ी वेवलेंथ पे चला जाऊं सेम इंटेंसिटी की, तो फ्रिंज की चौड़ाई फिर बढ़ जाएगी। अब एक हमें लिखना है डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन। इसकी केवल विवर्तन, इसकी केवल डेफिनेशन से काम चल जाएगा। इसके लिए अगर आप बीएससी में जाओ तो फ्रानहोफर, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन होते हैं, वहां से फॉर्मूले भी होते हैं, पर वो हमारे सिलेबस में है नहीं। तो उसके डेफिनेशन से क्वेश्चन आया था, तो इसके डेफिनेशन में हम ध्यान देंगे। देखो सर, एक और क्वेश्चन करा दीजिए, एक और क्वेश्चन कर ले भाई। चलो, ये बच्चा कह रहा है एक और क्वेश्चन करा दो। दम दर मस्त मस्त। लो, लाइट अपीयर्स। अरे मैं तो बहुत करा दूंगा, पर बस मेरे से ये मत कहना क्लास में सर कि ये चैप्टर कब खत्म होगा, फलाना कब होगा। मैं तो भाई 2 क्लास और पढ़ा दूं चाहे इसकी। लाइट अपीयर्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, लाइट अपीयर्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन बिकॉज, हिंदी में लिखेंगे
प्रकाश सीधी रेखा में चलता हुआ दिखाई देता है क्योंकि, प्रकाश सीधी रेखा में चलता हुआ दिखाई देता है क्योंकि, पहला ऑप्शन है इट इज नॉट एब्जॉर्ब्ड बाय द एटमॉस्फेयर, क्योंकि यह एटमॉस्फेयर के द्वारा अवशोषित नहीं होता है, क्योंकि यह एटमॉस्फेयर के द्वारा अवशोषित नहीं होता है। इट इज नॉट एब्जॉर्ब्ड बाय द एटमॉस्फेयर, क्योंकि यह एटमॉस्फेयर के द्वारा अवशोषित नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन है इट इज रिफ्लेक्टेड बाय द अपर पार्ट ऑफ, इट इज रिफ्लेक्टेड बाय द अपर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर, इसे वातावरण की ऊपरी सतह के द्वारा, इसे वातावरण की ऊपरी सतह के द्वारा परावर्तित कर दिया जाता है, इसे वातावरण की ऊपरी सतह के द्वारा परावर्तित कर दिया जाता है। तीसरा है इट्स वेवलेंथ इज वेरी स्मॉल, इसकी तरंग दैर्घ्य बहुत छोटी होती है, इसकी तरंग दैर्घ्य बहुत छोटी होती है। डी है इट्स स्पीड इज वेरी लार्ज, इसकी चाल बहुत अधिक है, इसकी चाल बहुत अधिक है। लाइट इज अपीयर्स टू ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन बिकॉज, प्रकाश सीधी रेखा में चलता हुआ दिखाई देता है। पहला ऑप्शन है इट इज नॉट एब्जॉर्ब्ड बाय द एटमॉस्फेयर, इसे वातावरण के द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता है। इट इज रिफ्लेक्टेड बाय द अपर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर, इसे वातावरण के ऊपरी सतह द्वारा परावर्तित कर दिया जाता है। इट्स वेवलेंथ इज वेरी स्मॉल, इसकी तरंग दैर्घ्य बहुत छोटी है। इट्स स्पीड इज वेरी लार्ज, इसकी चाल बहुत अधिक है। बताओ अली, जो तुम लिख रहे हो ना वो ऑप्शन कोई और है और तुम स्टेटमेंट कुछ और लिख रहे हो, इतनी गलती कैसे कर रहे हो भाई तुम? ओके रिंकू राहुल, क्या आप गुरुजी 11th-12th को पढ़ाते हैं? ऑनलाइन ही पढ़ाता, पहले पढ़ाता था मैं, अभी जब से ऑनलाइन में इनमें आ गया हूँ तब से बंद सा हो गया है। पहले तो कई साल यही पढ़ा, पहले तो 11th-12th को ही पढ़ाता था मैं। भाई फिजिक्स तो वही है सही मायने में देखे जाए, यहाँ तो मजाक है, यहाँ पे तो हर एक चीज़ तो छोड़नी पड़ती है देख कर लेवल। सब लिखो भाई। सर समझ नहीं आ रहा, फुलेंदर कह रहे हैं भाई कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है सबको समझ में आए। तुम हिंदी इंग्लिश के चक्कर में लगे रहोगे। हम लोग देहात के हैं सर, यहाँ तो टीचर एग्जाम केवल एग्जाम पास कर, भाई पता क्या है, टीचर अगर सिखाने लग जाए ना तो बच्चे सीखना भी नहीं चाहते, उन्हें लगता है ये बस दिमाग पे जोर भी तो देना नहीं चाहते हैं। जिस क्लास में सिखाने लगते हैं बच्चे को हवा नहीं दिखती। देखो प्रकाश सीधी रेखा में चलते दिखाई देता है, इसकी वजह क्या है? देखो ये ऑप्शन तो बकवास है, इट इज नॉट एब्जॉर्ब्ड बाय एटमॉस्फेयर, इसे वातावरण अवशोषित नहीं करता है। भाई कुछ ना कुछ तो एब्जॉर्ब होता ही है, लाइट पानी में भी होती है सब जगह, तो ये तो कुछ नहीं है। तो इट इज रिफ्लेक्टेड बाय द अपर पार्ट रिफ्लेक्ट नहीं करता, अगर अपर पार्ट रिफ्लेक्ट कर देता वातावरण का इसे, तो लाइट हमारे पास पहुंच ही नहीं पाती। ये सब तो ऐसे फालतू के ऑप्शन है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इट्स वेवलेंथ इज वेरी स्मॉल। देखो भाई एक चीज देखो, वेवलेंथ क्या होती है, अगर मैं कोई एक वेव बनाऊं, ये कुछ ऐसे बनेगी, तो इसमें जो ऊपर वाले पीक हैं या जो नीचे वाले पीक हैं, इनके जो बीच की दूरी है वो वेवलेंथ होती है। अगर मुझे एक चीज बताओ, अगर ये वेव, मैं अगर बताऊं अगर ये वेवलेंथ बहुत ही छोटी हो जाए, वेव छोटी होने का मतलब क्या कि दोनों पीक बहुत ही नजदीक आ जाएं, तो फिर ये वेव की तरह ना दिखकर आपको बिल्कुल ऐसा दिखाई देगा, क्योंकि वेव
लेंथ बहुत छोटी होने का मतलब ये है कि अब ये पीक बहुत ही नजदीक नजदीक आ गई है आपकी, ठीक है, इसलिए आपको स्ट्रेट लाइन की तरह चलता हुआ दिखाई देता है, ऐसा मान लो। बाकी हालांकि रीजन तो इसमें थोड़ा सा और डीप जाके है कि लाइट को हम वेव तभी मानते हैं कि जब हम लाइट के स्ट्रेट लाइन के चलने की बात करते हैं, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। रे की जब बात करते हैं हम कि प्रकाश की रे की बात करते हैं, सॉरी, तो लाइट स्ट्रेट लाइन में चल रही है। वेव का भी मैं बताऊंगा, जो बेंडिंग होती है वेव की वो तब, तो अगर वेवलेंथ बहुत छोटी हो जाए, बहुत ही छोटी वेवलेंथ हो जाए, तो इसलिए हम ये मानते हैं कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में चलती है। अगर इसकी जो वेवलेंथ अगर हम देखें लाइट की, वो बहुत ही कम होती है, कुछ ऐसे समझ लो एंगस्ट्रोम में, तो इतनी एंगस्ट्रोम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो लाइट की वेवलेंथ बहुत छोटी होने की वजह से ये आपको सीधी रेखा में चलती हुई दिखाई देती है। इसका आंसर याद ही कर लेना, ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। नहीं फिर आपको ये वेव फ्रंट, वेव रे, तो फिर ये 2 क्लास और बढ़ जाएंगे फालतू की, ठीक है। तो इसका आंसर याद रखेंगे सी है। अगर सी ऑप्शन में नहीं होता ना, फिर आप डी पे भी टिक लगा सकते थे। अगर सी ऑप्शन में नहीं दिखता तो फिर हम डी से भी काम चला सकते थे फिर। चलो अब इस पर आ जाओ डिफ्रैक्शन पे, विवर्तन पे। उदस भाई ने कह दिया, मैंने इसलिए क्वेश्चन करा दिया, यहां देखेंगे। तो विवर्तन क्या बच्चे, आप सभी को पता है कि लाइट सीधी रेखा में चलती है, सीधी रेखा में चलती है, पता ना सभी को। लाइट की वेवलेंथ बहुत ही कम है, बहुत ही छोटी है, ये सीधी रेखा में चलती है। अगर लाइट की, चलो मैं बता ही देता हूं तुम्हें पूरा, फिर तुम कहो गुरुजी ने ऐसे टरका दिया। देखो इसके फिर तुम्हें थोड़ा सा दिमाग में जोर देना पड़ेगा, तो ध्यान सुनना बात को। एक अपने पास है बच्चे लाइट, एक है साउंड, ये आवाज है, ध्वनि, ये लाइट है प्रकाश। अब थोड़ा ध्यान देना, लाइट के जो बच्चे वेवलेंथ होती है ना, ये कुछ होती है 300, जैसे लाइट 7 रंगों से मिलकर बनी है। 7 रंग कौन से होते हैं? विबग्योर। तो जो वायलेट कलर है, बैंगनी रंग, इसकी वेवलेंथ होती है 390 नैनोमीटर। 390 नैनोमीटर, नैनो का मतलब होता है 10⁻⁻9 मीटर। लाल रंग की वेवलेंथ होती है 780 नैनोमीटर। दिख रहा है क्या? अरे इसने हटा दिया, तो मैं इधर लिख देता हूं, शायद नहीं दिख रहा होगा ये मैंने छेड़ तो दिया है, अब इसे समझने की कोशिश करना है फिर तुम, ठीक है भाई। लाइट 7 रंगों से मिलकर बनी है, और 7 रंग होते हैं विबग्योर। लाल रंग की वेवलेंथ होती है 780 नैनोमीटर, वायलेट की होती है 390 नैनोमीटर, ठीक है। और ये नैनोमीटर आपको पता बहुत ही छोटी वैल्यू है। नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻9 मीटर, 10⁻⁻9, ठीक है। और 10⁻⁻9 समझ रहे हो कितना होगा? इतना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना मीटर, यानी बहुत ही छोटी वेवलेंथ होती है लाइट की, बहुत ही छोटी, ठीक है। लेकिन जो साउंड होता है, इसे मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे, इसकी वेवलेंथ होती है 17 मीटर से 17 मिलीमीटर से 17 मीटर तक। तो मिलीमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻3, तो 10⁻⁻3 मिली 17 गुणा 10⁻⁻3 मीटर से 17 मीटर तक। अब देखो मैं बताना क्या चाह रहा हूं यहां से, बहुत ध्यान सुनना। आप एक चीज देखना, यहां सुनेंगे, मैं इस कमरे के अंदर खड़ा हूं, बहुत ध्यान सुनना, और इस गेट के बाहर एक बच्चा खड़ा है। मैंने हाँ भाई इधर आओ, उसे मेरी आवाज सुन जाएगी, वो मेरे पास आ जाएगा, हाँ गुरुजी क्या कह रहे हो। लेकिन जब कमरे का गेट बंद हो, क्या गेट के उस तरफ का व्यक्ति मुझे देख पाएगा क्या? नहीं। तो कभी आपके दिमाग में बात आई है कि मैं जिस कमरे में बैठा हूं और मेरे बगल वाला कमरा भी है, तो उस बगल वाले कमरे में टीवी की आवाज तो पहुंच जाती है, या मेरी आवाज तो पहुंच जाती है उस बगल वाले रूम तक, लेकिन उस बगल वाले रूम में कौन बैठा है मैं उसे नहीं देख पाता, वो मुझे नहीं देख पाते। उसकी वजह पता क्या है? देखो, आपको कोई चीज भाई कब दिखाई देगी? जब किसी चीज पर लाइट टकराकर आपकी आंख तक पहुंचे, या मैंने आपको बताया था भाई, तब कोई चीज आपको दिखेगी। अब हमारे साथ दिक्कत क्या होती है कि हमें पता है कि लाइट चलती है बहुत ही सीधी, लाइट हमेशा सीधी चलती है, सीधी। साउंड जो है, साउंड भी चल रहा है सीधा, लेकिन साउंड के साथ एक देखो चीज क्या है, साउंड की वेवलेंथ है 17 मीटर से 17 मिलीमीटर के बीच में। तो नॉर्मली आपने देखा होगा हमारे घर में दरवाजों के बीच में जो छेद होता है, वो भाई 17 मिलीमीटर से 17 मीटर के बीच का मतलब है कि कुछ सेंटीमीटर भी आएंगे बीच में, 1 आध मीटर भी आएगा। जंगला है, दीवारें हैं, कुछ भी है हमारे घर में, तो उनकी जो चौड़ाई होती है ना नॉर्मली हमारे घरों में, वो जो ये ध्वनि जो साउंड है,
उसकी जो वेवलेंथ है उसके ऑर्डर के होते हैं, जो छेद होते हैं। आप दरवाजे में देखना, दरवाजे में जो आपको छेद दिखाई देगा वो आपको दिखेगा मान लो कि 25-30 मिलीमीटर का, तो 25-30 मिलीमीटर तो इसी में आ जाएगा साउंड वाली रेंज में। तो अगर साउंड जब चल रहा है और साउंड को कोई ऐसा ऑब्स्टेकल, एक ऐसा अवरोध दिखाई दे कि जिसका जो साइज है वो साउंड की वेवलेंथ के कंपैरेबल हो, तो साउंड उसमें से क्या करेगा, मुड़ जाएगा। तो मान लो कि एक बच्चा दीवार के बाहर खड़ा है, जैसे कमरा है ये, इस कमरे में गेट लगा हुआ है, ये गेट लगा हुआ है, तो आपको पता है कि गेट के और दीवार के बीच में हल्की सी जगह बची होती है, बहुत थोड़ी सी जगह। तो क्या होता है कि आप यहां से बोल रहे हैं कुछ भी, तो आपका साउंड जाएगा, वो साउंड क्या करेगा बच्चे, बाहर खड़े व्यक्ति तक पहुंच जाएगा। यानी कि अगर आपको साउंड को मोड़ना है तो साउंड कब मुड़ेगा, साउंड केवल तब मुड़ेगा अगर साउंड को एक ऐसा अवरोध दिख जाए जिसका साइज 17 मीटर से 17 मिलीमीटर के बीच में हो। अगर इतने साइज का अवरोध होगा तो साउंड मुड़ जाएगा। जैसे कि मैंने एक सामने दीवार लगा दी 12 मीटर लंबी, मैंने बोला हेलो, तो उस दीवार के जो उधर व्यक्ति खड़ा है उसे मेरी आवाज सुन जाएगी, क्योंकि अगर साइज 17 मिलीमीटर से 17 मीटर के बीच में, 12 मीटर, 11 मीटर, 1 मीटर, तो साउंड क्या करता है, उस पर टकरा के मुड़ जाता है, तो उस तरफ पहुंच जाएगा, उस उधर का व्यक्ति सुन लेगा मेरी आवाज को। अब एक चीज बताओ, अगर दीवार हो जाए 50 मीटर लंबी, यानी इस ऑर्डर से बड़ी हो जाए, तो मेरी आवाज आएगी, दीवार पर टकरा के वापस आएगी, उधर वाले व्यक्ति को नहीं सुनाई देगी। अगर मान लो कि ऐसी लाइट के साथ, अब लाइट के साथ में दिक्कत क्या है कि लाइट का जो साइज, लाइट की जो वेवलेंथ है ना बहुत ही छोटी है, तो नॉर्मली इस साइज के ऑब्स्टेकल, इस साइज का गैप हमारे घरों में होता ही नहीं है, तो लाइट क्या करती है, उसे मुड़ नहीं पाती, तो लाइट जाएगी तो मान लो कि टकरा के वापस आ जाएगी। मान लो कि इससे बड़ा साइज दिखेगा हमारे घर में, क्या होगा, इससे बड़े साइज होंगे, तो लाइट जाएगी तो टकरा के वापस आ जाएगी। अगर लाइट को ऐसा साइज मिल जाए कि ऐसा साइज मिल जाए जो इस के ऑर्डर में हो, 390 से 780 नैनोमीटर के बीच में हो, तो लाइट भी उससे गुजरते समय मुड़ जाएगी। ठीक है, अब लाइट की वेवलेंथ बहुत ही कम होती है तो इससे लाइट मुड़ नहीं पाती। तो भाई लाइट चल रही है, लाइट चल रही है, ट्रर, इस साइज के हमारे घर में कोई है ही नहीं, वो तो इतने छोटे साइज हैं, इतने छोटे साइज नॉर्मली घरों में होते नहीं है, तो इतना छोटा साइज है कि लाइट जाएगी सीधे टकरा के तो वापस आएगी, तो लाइट उस पर टकरा के मुड़ नहीं पाएगी। जबकि साउंड क्या करता है, हमारे घर में जो नॉर्मली जो हमारे घरों के अंदर साइज होते हैं वो इस ऑर्डर के होते हैं कि लाइट साउंड उससे जाकर मुड़कर दूसरी तरफ चला जाएगा, जबकि लाइट नहीं जा पाती। तो लाइट की वेवलेंथ बहुत छोटी होने की वजह से लाइट क्या कर रही है, स्ट्रेट लाइन में चल रही है। अगर लाइट की वेवलेंथ बड़ी होती, मान लो लाइट की वेवलेंथ गलती से 1 मीटर से मान लो कि होती, मान लो कि 20 सेंटीमीटर से मान लो 1 मीटर के बीच में होती, तो हमारे घर में आपको पता है जंगले हैं, दीवार में छेद है या कुछ भी है, तो उनका साइज 20 सेंटीमीटर से 1 मीटर के बीच में रहता है। तो फिर लाइट क्या करती, उनसे गुजरते समय जैसे वहां जाती तो मुड़ जाया करती, तो लाइट मुड़ जाया करती, तो बाहर खड़ा व्यक्ति भी कमरे के अंदर बैठे व्यक्ति को देख पाता। लेकिन अभी लाइट के साथ दिक्कत क्या है कि लाइट जो इस साइज है इनमें से तो बिल्कुल सीधे निकल जाएगी। अगर इससे छोटे साइज मिलेंगे तो क्या करेगी, टकरा के, ये इससे बड़े साइज मिलेंगे तो या तो उनसे गुजर जाएगी, या फिर मान लो अवरोध है तो टकरा के वापस आ जाएगी, गड्ढा है खाली तो सीधी निकल जाएगी। तो लाइट सीधी हुए चलते हुए इसलिए लगती है क्योंकि उसकी वेवलेंथ बहुत छोटी है। लाइट की अगर वेवलेंथ ज्यादा होती तो भी साउंड की तरह मुड़ा करती, जगह जगह हल्का सा भी कुछ छेद दिखता मुड़ जाती, कुछ भी दिखता मुड़ जाती। तो लाइट का जो मुड़ना है उसे बच्चे बोलते हैं डिफ्रैक्शन, विवर्तन। लेकिन शर्त लाइट की क्या है, अगर लाइट को मुड़ना है तो जो ऑब्स्टेकल है, जो अवरोध है, उसका आकार जो है वो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य से छोटा होना चाहिए, तो तभी लाइट मुड़ पाएगी। तो डिफ्रैक्शन कहता है कि बेंडिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का मुड़ जाना, कहां पे, किसी ऑब्स्टेकल के चारों ओर, किसी अवरोध के चारों ओर मुड़ जाना, उसे हम कहते हैं विवर्तन। तो इसकी आप डेफिनेशन लिख लो तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। लिखेंगे द बेंडिंग ऑफ लाइट, द बेंडिंग ऑफ लाइट, द बेंडिंग ऑफ लाइट around the of corners of obstacle is called diffraction, is called diffraction। हिंदी में लिखेंगे किसी अवरोध के किनारों के चारों तरफ, किसी अवरोध के किनारों के चारों तरफ प्रकाश का मुड़ जाना, किसी अवरोध के किनारों के चारों तरफ प्रकाश का मुड़ जाना विवर्तन कहलाता है। द बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। प्रकाश का किसी अवरोध के किनारों के चारों तरफ मुड़ जाना विवर्तन कहलाता है। तो मैंने बोला
कि विवर्तन के लिए, विवर्तन क्या, लाइट का मुड़ना, पर लाइट नॉर्मली मुड़ती नहीं है। लाइट के मुड़ने के लिए लिखेंगे कंडीशन क्या है डिफ्रैक्शन की, कि अवरोध का जो आकार है उसे लिख रहा हूं मैं डेल्टा एक्स। अवरोध का आकार क्या है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से छोटा होना चाहिए, लाइट की वेवलेंथ से कम होना चाहिए, तो तभी प्रकाश मुड़ेगा। तो नॉर्मली हमें प्रकाश मुड़ते हुए क्यों नहीं दिखता है, क्योंकि प्रकाश को मोड़ने के लिए जो साइज है वो वेवलेंथ से भी छोटा होना चाहिए, और इस साइज का जो प्रकाश की वेवलेंथ है उससे छोटे साइज के अवरोध हमारे घर में होते नहीं है। हमारे घर में क्या होते हैं, बड़े अवरोध हैं, पूरी दीवार है 2, 4, 5 मीटर की, तो लाइट जाएगी टकरा के वापस आ जाएगी, या कोई गड्ढा है लाइट उससे बिल्कुल आर पार निकल जाएगी। तो हमें लाइट सीधी हुई चलते हुए क्यों दिखती है, क्योंकि लाइट की वेवलेंथ बहुत छोटी है, और लाइट की वेवलेंथ से भी अगर छोटा आकार हुआ तो तब जाके आपको प्रकाश मुड़ता हुआ दिखेगा। तो अगर आपको प्रकाश को मोड़ना है तो आपको किसी भी अवरोध का आकार प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से छोटा बनाना पड़ेगा। तो नॉर्मली घरों में इस साइज के आकार नहीं होते हैं, इसलिए घरों में नॉर्मली आपको प्रकाश मुड़ते हुए नहीं दिखता है, सीधे चलते हुए दिखाई देता है। साउंड क्यों मुड़ जाता है, क्योंकि साउंड का जो आकार है वो है 17 मिलीमीटर से 17 मीटर के बीच में, और हमारे घरों में इसी ऑर्डर के जर्नली क्या होते हैं, अवरोध होते हैं, तो साउंड उस पर टकरा के मुड़ जाएगा। तो कमरे के बाहर वाला व्यक्ति भी आपकी आवाज सुन सकता है, जबकि कमरे के बाहर वाला व्यक्ति आपको देख नहीं सकता। ठीक है, अरे आई बात समझ में यहां तक की? तो इसमें बस इतना याद रखेंगे, प्रकाश का किसी अवरोध के, चलो मैं आज क्लास का पूरा रिवीजन करा देता हूं। 2 तरंगे हैं, उनकी समान आवर्ती है, सेम फ्रीक्वेंसी है, तो उनका आपस में अध्यारोपित होना, सुपरपोजिशन करना कहलाएगा इंटरफेरेंस। अगर वो एक ही दिशा में सुपरपोजिशन कर रही हैं तो एम्पलीट्यूड आएगा, दोनों को जोड़कर उसे कहेंगे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, अधिकतम आयाम। वो विपरीत दिशा में अध्यारोपित हो रही हैं तो आएगा एम्पलीट्यूड मिनिमम। ठीक है, वो आएगा दोनों को घटा के। फिर मैंने बताया आपको कि यंग का एक डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट है, वो इंटरफेरेंस से जुड़ा हुआ है, वो याद रखना। और उसमें फ्रिंज की चौड़ाई का फॉर्मूला है डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। तो स्मॉल डी है दोनों स्लिट के बीच की दूरी, और लैम्डा है कि कौन सी लाइट आप यूज कर रहे हैं। फिर मैंने कहा कि डिफ्रैक्शन होता है लाइट का मुड़ जाना। तो लाइट मुड़नी है तो लाइट केवल तभी मुड़ सकती है लाइट तभी मुड़ सकती है जब वो ऐसे अवरोध से टकराए जिस अवरोध का, जिस ऑब्स्टेकल का साइज प्रकाश के तरंग दैर्ध्य से भी छोटा हो, तो तब ऐसा होगा। लेकिन साउंड क्यों मुड़ जाता है, क्योंकि साउंड का जो तरंग दैर्ध्य है वो बच्चे 17 मिलीमीटर 17 मीटर के बीच में है, तो ऑब्स्टेकल के साइज इसी ऑर्डर में होते हैं, तो साउंड उन पर टकरा के मुड़ जाता है, जबकि नॉर्मली हमारे घरों में जो ऑब्स्टेकल है उन पर टकरा के नहीं मुड़ता है। ठीक है, तो ये मैंने कुछ बातें बताई, इसे दोबारा सुनना ध्यान से, आराम आराम से क्लियर हो जाएंगी। जो न्यूमेरिकल कराए आज 5-4 उन्हें भी देखना ध्यान से। ठीक है, चलो एक मिनट रुक जाओ। अरे एक तो बच्चा है, तो यहां तक का भाई अगर समझ में आ रहा तो बताओ, कर लोगे ना इसी चीज इतने को? इसे याद रखना, डिफ्रैक्शन की शर्त कि अवरोध का आकार वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य से छोटा होना चाहिए। और इंटरफेरेंस का क्या था, इंटरफेरेंस में था कि दोनों की फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए सेम। ठीक है सर, आप किसी नौकरी की तैयारी करते हैं क्या? कई बार पेपर दे देते हैं ऐसे ही, थोड़ा सा देखने के लिए लेवल कैसा आ रहा है पेपर वगैरह का, जिसमें एलिजिबल भी नहीं है, एज भी निकल गई है। पर अब मैंने छोड़ दिया 1-2 साल से। पहले तो मैं चला जाता था देखने कि भाई कैसा पेपर आ रहा है कैसे नहीं। एनडीए का भी चले गया, मान लो एनडीए का भी फॉर्म भर दिया, उसमें 17-18 साल ही चाहिए, पर अब मन नहीं करता। ये मतलब पेपर में बैठ के ना एक अलग फील आती है, उसमें एक्चुअल पता चलता है कि बच्चा क्या महसूस करता है, उसके सामने कोई नया क्वेश्चन आता है। बाहर से क्वेश्चन देखो या तो बहुत आसान लगेगा, बहुत ही टफ लगेगा। पानी में ऑयल क्यों लाइट करता है बताया तो इंटरफेरेंस, याद रखो, व्यतिकरण। ठीक है, चलो भाई इसके लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।